F5 की चाल यहां से क्या होगी, बॉन्ड यील्ड्स वगैरह जो स्पाइक अप है अमेरिका में और भारत में, क्या ये नीचे आएंगे तो क्या बाजार में थोड़ी रौनक आएगी? ये तमाम चीजें हैं जो आपके मन में आ रही होंगी और आपको कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही होंगी। तो आपकी परेशानी को थोड़ा सा दूर करते हैं और एक बड़े निवेशक को, बड़े कह सकते हैं मेंटोर को आपके साथ, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा। समीर सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 सर। टेक्निकल तो चरमरा गए हैं और क्रूड फंडामेंटल को अच्छे होने दे नहीं रहा है। नहीं, हाँ, नहीं सर, बड़े मतलब कि आपको आपके हम ग्रेटनेस को बता रहे हैं। आप तो फॉरएवर यंग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वही मैं डर गया कि मैं तो अभी इतना ओल्ड हुआ नहीं अपने मन में। तो सर ये बताइए कि टेक्निकल तो, हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं सर, आप बहुत सारे यंग लोगों से बहुत यंग हैं, ये आपकी तारीफ के शब्द हैं सर। समीर सर, ये टेक्निकल तो ऑलरेडी चरमरा गए हैं और क्रूड ये हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स को अच्छे होने दे नहीं रहा है। मैक्रो रिस्क बाजार के लिए सामने खड़े हो गए हैं, क्रूड के चलते, बॉन्ड यील्ड के चलते, इंटरेस्ट रेट शायद साइकिल फिर से रिवीजन हम देखें। कैसे देख रहे हैं आप बाजार को सर? इस वक्त करना क्या चाहिए? वैसे बिग पिक्चर में कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो चल रहा है वो चले और मार खाए थोड़े दिन। बिकॉज द पॉइंट इज कि ये चीजों का एग्जैक्ट, जैसे अब ऑयल का कहें तो 110 जो भी डॉलर हो गया, पहले तो कई बार $150 भी हुआ है, उससे कोई वर्ड रुका नहीं। और अगर रुका इंडियन मार्केट तो 4-6 महीने में उसने पूरे रिटर्न दे दिए। जैसे अगर 22 में आप कहें कि यूक्रेन वॉर के टाइम पे तो आई थिंक $150 भी पहुंच गया था, 2008 में पहुंच गया था। फिर अगले साल क्या रिटर्न्स थे, एंड उसको प्रिसाइसली टाइम करना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप कह रहे हैं कि ईरान और यूएस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उल्टा भी नहीं हो गया कि सबने लड़ाई शुरू कर दी है। बिकॉज ये भी क्लियर है कि चाहते नहीं है दोनों लड़ाई करना, बार्गेनिंग हाई लेवल की चल रही है। क्योंकि जैसे थोड़े दिन पहले जब ईरान ने 2-3 शिप्स पे अटैक किया तो यूएस ने कहा कि ये वॉर के थ्रेशोल्ड से कम है। अब वॉर के बीच में आप ऐसी बातें करें, अगर आपको लग रहा है वॉर चल रही है, मुझे लगता है कि दिल से नहीं अब हो रहा है इनका काम। अब ये कर रहे हैं बिकॉज उनको भी दोनों साइड को समझ नहीं आई निकले कैसे, पर लड़ना भी नहीं चाहते। पर मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी अच्छी टाइम है इसलिए आज, लेकिन कई बार $100-150 ऑयल का हो चुका है। ओवर द लास्ट 20-25 साल में अगर देखें तो ऑयल की इंटेंसिटी इंडिया में कम हो चुकी है कि कितना ऑयल यूज करता है इंडिया फॉर $1 ऑफ जीडीपी। उसके बाद अगर आप देखें कि वर्ल्ड में ये कोरिया, ताइवान वगैरह को देख के लगता है कि बड़ा बुल रन चल रहा है एआई में। सबको पता है कि इतना ज्यादा भी कोई स्टॉक्स नहीं चलते हैं लाइफ में। फॉर एग्जांपल हमारे ग्लोबल फंड में है सेमीकंडक्टर इंडेक्स ईटीएफ, वो आई थिंक 1 महीने में 60% बढ़ा है शायद, या 2 महीने में। अब ये सबको पता है मन में कि इतना कोई होता नहीं कभी कि एक महीने में बढ़े, लेकिन अगर वो 4 महीने 3 महीने और बढ़ भी गया और इसलिए लोगों को और भी बुरा लगा कि हम इंडिया में है, ये बड़ी लंबा खेल नहीं है दूसरा भी। सो इसलिए ठीक है, काइंड ऑफ आंसर है इसका कि आपको घूम फिर के, अगर पहले साल में नहीं बने तो दूसरे साल में बन जाएंगे। घूम फिर के अर्निंग्स ग्रोथ मिल जाती है, एंड हर चीज को बियॉन्ड अ लिमिट भी पुश नहीं करना चाहिए, बुलिश साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। समीर सर, फिर मतलब आप क्या सलाह देंगे? जैसे क्या बता रहे हैं कि कोरिया में, ताइवान में रैली चल रही है, खासतौर से चिप वाले, सेमीकंडक्टर वाले शेयर चल रहे हैं, तो क्या जो भारतीय निवेशक हैं थोड़ा अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत है और डाइवर्सिफाई इन द सेंस ऑफ गोइंग ग्लोबल, ये जरूरत है बाजार में इस वक्त? अगर आप कोरिया ताइवान को देखेंगे तो आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी बुरी लगेगी, क्योंकि वो तो बार बार मिलने नहीं रिटर्न जो इन चीजों के हो चुके हैं। अब जैसे कोरियन मार्केट फ्राइडे को 6% गिर गई, लास्ट हफ्ते ब्राजील 7% गिर गई, जो ब्राजील भी बहुत बड़ी है एक साल में। लेकिन बिग पिक्चर में अगर कोई 10-20% अब्रॉड इन्वेस्ट करना चाहे, बिल्कुल मैं तो जिंदगी भर कहता रहा हूं कि करें। और कोई ग्लोबल ईटीएफ ले ले जिसमें आपको डॉलर का भी थोड़ा सा वो मिल जाएगा कि भाई रुपी से आप बच गए अगर आपको रुपी से डर रहा है, और वर्ल्ड ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें कि अब मैं ब्राजील में इन्वेस्ट करूं या कोरिया में इन्वेस्ट करूं या मेरे सेमीकंडक्टर इंडेक्स, ये चीजें बड़ी मुश्किल है टाइम करनी।
ये नहीं हो सकती मेरे हिसाब से किसी से आसानी से। ये तो पोर्टफोलियो में 2% हमारा है, ये नहीं कि हमारा पूरा पोर्टफोलियो 60% बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से बिग पिक्चर में अगर ग्लोबल ईटीएफ में करना है, या मैं तो कहता हूँ यूएस वर्ल्ड एक्स यूएस ईटीएफ में भी करें ये, और या नैस्डैक ईटीएफ लेना, वो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। बट ये वाले रिटर्न का डिफरेंस नहीं मिलेगा जिंदगी में। किस्मत होगी तो आपके एक इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा, एंड में रिटर्न 3-4% का ही होना है अगर हुआ। समीर सर, आप अपने फंड्स में क्या खरीद रहे हैं सर, कुछ तो आइडिया दें, क्योंकि बाजार में प्राइस वाइज करेक्शन भले ही बहुत ज्यादा ना हुआ हो, टाइम वाइज करेक्शन तो हुआ ही है। हम आइडिया बिल्कुल नहीं देंगे जी, क्योंकि आजकल तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको सब कुछ दे देते हैं, पूरा डिस्क्लोजर है आपके पास कि हमारे लोगों ने क्या खरीदा, मैं भी भूल गया क्या क्या उन्होंने खरीदा है। बट इन जनरल हम फुल्ली इन्वेस्टेड चल रहे हैं, जिससे कि अप्रैल बड़ा अच्छा रहा, मे बी मतलब रिलेटिवली ठीक है, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं या एस्टिमेट कर रहे हैं कि एक तो ऑयल कई बार $100-150 हुआ है, सेकेंडली जितना भी लोगों ने नर्वस होना हो, लेकिन बिग पिक्चर में ऑयल इतना बड़ा नेगेटिव इंडिया के लिए नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज पहले ऑयल $60-65 का था, और अब से 100-105 जो भी मन ले ले, तो $30-40 पर बैरल बढ़ गया। तो इंडिया दिन में इंपोर्ट करता है एवरी डे 5 मिलियन बैरल्स, तो दिन के आपके $150 मिलियन का नुकसान हो गया, मतलब महीने में $5 बिलियन का नुकसान हो गया। अब इसको अगर आप 5-6 महीने के लिए लें, अगर आपको एक जिंदगी भर है तो फिर एक स्टेप डाउन होगा, लेकिन मोटा माटी आप कहें कि ये 5-6 महीने, भी तो 2 महीने हुए हैं, 6 महीने तक ये रेट चले तो इंडिया को $30 बिलियन का नुकसान हुआ। 30 बिलियन डॉलर अगर आप कहें कि जी ये इंडियन ऑयल कंपनीज, ये क्या कहते हैं मार्केटिंग कंपनीज का हो गया, फिर तो बड़ा नुकसान है। लेकिन ये आप इंडिया का नुकसान गिने तो इंडिया ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, पब्लिक की बात नहीं हो रही जिन्होंने बहुत पैसे बनाए गोल्ड में, लेकिन खाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड के रिजर्व्स में कम से कम 30-40 बिलियन बनाए हैं एक साल में। एंड नॉर्मली अगर आप रिजर्व बैंक की जो अकाउंट जो मैनेज कर रहे हैं एफएक्स का, उसमें उनको कोई 40%, 30% किसी एक एसेट में मिलने का कोई संभावना नहीं होती, लेकिन बन गए। तो आपने 12 महीने में गोल्ड में, जिसने सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, उसमें 30-40 बिलियन बना लिए एक साल में, वो घूम फिर के यहाँ ऑयल में 6 महीने में चले गए, तो कौन सा कोई लूट के ले गया आपको। हम ओवर हर चीज को ड्रामेटाइज करते हैं जी, ऑयल कई बार 150 जा चुका है, उन 3 महीने में बड़ा बुरा लगता है, बाद में सब ठीक हो जाता है, बिकॉज वर्ल्ड हैज इनफ ऑयल। ईरान को आपने ब्लॉक कर दिया, ईरान कितने दिन ऐसे रह सकता है, या फिर लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई करेंगे तो वो लड़ाई भी कितने दिन चलेगी अब। लेकिन लड़ाई ऑफ कोर्स इज नेगेटिव एंड वी डोंट वांट लड़ाई, बट वो लगता नहीं है बहुत बियॉन्ड अ पॉइंट के लड़ रहे हैं। आप बताओ ना, रोज बात करके वापस चले जाते हैं। उन्होंने, यूएस ने ब्लॉक कर दिया ईरान को 1 महीने या कितने दिन हो गए, उसके बाद भी कोई लड़ाई नहीं हुई, बातें हो रही है फुल स्पीड पे। ओवर नहीं करना, ठीक है, नॉर्मल, मतलब एक्साइट भी होने की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी बुलिश बात है, लेकिन हर चीज खत्म हो गई, हमारा वर्ल्ड खत्म हो गया, हम पता नहीं क्या हो गया, ऐसे भी नहीं हालत है, नॉर्मल है। और अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखो, कल मेरे को कोई ट्विटर पे मिला था, मैंने आगे कर दिया कि वो लास्ट ईयर में भी 5-6% 10% बन रहे हैं, मिड कैप में हमारा एनएवी 20% अप है। अब आपको नहीं जी सितंबर 24 को 23 तारीख से क्या रिटर्न है, उसको छोड़ो, ऑन गोइंग बात करें। किसी ने पहले ज्यादा बनाए थे, थोड़े कम हो गए, घूम फिर के कोई आपको इतना भी दुखी नहीं होना चाहिए जब रोज कोरिया को देख के हो रहे हो, अदर देन कोई रीजन नहीं है इतना ज्यादा। समीर सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बाजार में शॉक झेल चुके हैं, स्टॉक्स में नुकसान हो गए हैं और वो सेफ्टी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो बाजार में इस वक्त सेफ क्या है, वॉर प्रूफ क्या है, शॉक प्रूफ क्या है, कोई ऐसा सेक्टर 2-3 जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? क्या फिक्स्ड डिपॉजिट, हमारी टॉप होल्डिंग का फिक्स्ड डिपॉजिट, एचडीएफसी बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फिक्स्ड डिपॉजिट, दोनों बड़े सेफ है, और कुछ नहीं। सेफ क्या होता है हमारी मार्केट में, आपको 5-6% पर एनम का जो एक्स्ट्रा रिटर्न जिंदगी भर मिलता है, वो अगर आपको चाहिए कि गंदे टाइम में बराबर मिल जाए, कैसे हो सकता है।
उसके लिए नहीं मिल रही एक्स्ट्रा रिटर्न। अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म पीरियड लें, अभी भी ले लें 5 साल का, 10 साल का, तो फिक्स डिपॉजिट से 4-5% एक्स्ट्रा रिटर्न रहा है। तो किस लिए मिला है वो रिटर्न? हर पीरियड में आप 10 साल कर लो, 20 साल कर लो, 100 साल कर लो, कोई मार्केट कर लो, वर्ल्ड की कोई मार्केट ले लो, कोई रैंडम मार्केट चूज करो, उस मार्केट का 10 साल का रिटर्न वंस इन अ वाइल छोड़ के, उसका मार्केट का 10 साल का एफडी का रिटर्न हमेशा 4-5% का ज्यादा रिटर्न मिलता है इक्विटी में। लेकिन हर साल नहीं मिलता, हर पीरियड में नहीं मिलता। लेकिन जैसे आप पीरियड लॉन्गर कर देते हैं वो हमेशा मिलता है। आप वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान में चले जाइए, किसी को पता नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होगी, किसी को नहीं पता था कि जापान पे एटम बॉम्ब लगेगा। उस दिन से अगर आप 15-20 साल करें, फिर उसकी इक्विटी ने उसके डेट को 4-5% से बीट कर दिया। उसके बदले में मार्केट आपको थोड़ा हिलाती है। वो नहीं है तो फिर आपके लिए है ही नहीं मार्केट, अगर वो समझ नहीं है तो। समीर सर, आईटी शेयरों को लेकर सर आपका व्यू क्या है? क्योंकि आईटी शेयरों को लेकर लोग टचे बहुत हैं और उम्मीद पे कह सकते हैं कि उम्मीद पे ही आईटी शेयरों में लोग बने हुए हैं कि हाँ, कल आने वाला जो कल है वो थोड़ा शायद ठीक हो जाए। लेकिन ईयर टू डेट लगभग 30% 35% तक शेयर करेक्ट हो गए हैं। और आपका मैं एक पॉडकास्ट भी सुन रहा था, आप कह रहे थे कि नहीं, आईटी शेयर अभी भी आपको बहुत सस्ते नहीं लग रहे हैं। तो आईटी शेयरों से आप निराश हैं कि आईटी वाली कंपनीज के जो मैनेजमेंट है उनसे आप नाराज भी हैं? मैं तो उनके इन्वेस्टर से भी नाराज हूं कि इनको अभी तक समझ क्यों नहीं आया कि किसी को कुछ पता नहीं है तो आप किस बात पे स्टॉक ले रहे हैं। स्टॉक लेने का मतलब होता है कि एक दिन ये ठीक हो जाएगा, उसके लिए बेट ले सकते हैं, जो आप मार्केट के लिए ले सकते हो, इंडिया के लिए ले सकते हो। एक एक स्टॉक के लिए ऐसी बेट लेना कि ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड में जब चीजें सस्ती होती हैं तो ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है। आप कोई चीज बता दो जो सस्ती हुई हो और उसी कंपनी को बेनिफिट हुआ हो। जैसे इंडिया में टेलीकॉम में पहले 16 रुपए पर मिनट था, अब 1 रुपया, ये तो जीरो ही हो गया कॉस्ट। तो टेलीकॉम में कितनी ग्रोथ हो गई, लेकिन कंपनी कौन सी को बेनिफिट हुआ? वो तो नई कंपनी आई थी, रिलायंस, और पुरानी 8 में से एक रह गई, भारती। फिर कोई कहता है कि ब्रोकिंग में जैसे बड़ा वॉल्यूम बढ़ गया, देखो कितनी मार्केट बढ़ गई, पुराने ब्रोकर तो खत्म हो गए, खाली नए ब्रोकर रह गए, जीरोधा और ये ग्रो एंड ऑल दीज न्यू, या एक एंजल रह गया 2000 कंपनियों में से जो रियली ग्रो हुआ। टेलीविजन में क्या ग्रोथ हुई? मैं जब यूएस में गया था 1988 में, तो मैंने $318 का, मुझे अभी तक याद है क्योंकि सबसे पहले मेरी परचेज वो थी एक महीने बाद, वो मैंने टीवी लिया था 29 इंचेस का। अब तो $300 में वहाँ आई थिंक 55 इंच तो मिल ही जाएगा, और फ्लैट स्क्रीन भी होगा, और स्मार्ट टीवी भी होगा। लेकिन टीवी की कौन सी कंपनी है? जो चीज सस्ती होती जा रही है, अगर ये व्यू है तो उसमें कौन सी कंपनी चलती है? मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है, अदर देन वंस इन अ वाइल। तो आईटी सेक्टर में अभी पता ही नहीं, मैनेजमेंट को नहीं पता, और एनालिस्ट कहां से एनालाइज करे उसको कि नहीं हो ही जाता होगा। मैनेजमेंट ने आज तक नहीं बोला। 2% की गाइडेंस देते हैं, 1% की, 3% की। अगर आपकी गाइडेंस 2% की है तो आप क्या इंटरेस्ट हो सकता है? यहाँ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में नहीं आएंगे क्योंकि इंडिया की ग्रोथ 6-8% रह गई है, हम तो कोरिया जाएंगे जहां 100% है। हम कहें नहीं जी, इंडिया के अंदर हम 6% वाली मार्केट में 2% ग्रोथ ढूंढेंगे। कोई लॉजिक नहीं है। समीर सर, ये हम देख रहे हैं कि रुपया ऑल टाइम लो पर है, 96 रुपए $1 का भाव हो गया। यील्ड्स हम देख रहे हैं कि भारत में भी 7% के ऊपर है। अगर हम यूएस में 10 ईयर की यील्ड देखेंगे तो 6.5% के ऊपर चली गई। और एफआईज की तरफ से हम लगातार आउटफ्लो देख रहे हैं की 6.5 नहीं गई, और यहाँ पर थोड़े वैल्यूएशंस हमारे 4.5 सर, हाँ 4.5। क्या एफआईज वापस आने का सर कोई केस बनता है भारत में, या फिर आपको लगता है कि ये टैक्सेशन जब तक हम थोड़ा सा ईज नहीं करेंगे इंडिया में तब तक वो वापस नहीं आएंगे? एक्चुअली क्या हो रहा है, गलती ये हो रही है सबकी कि हर चीज को 1 to 1 गिना जा रहा है कि जी जैसे मैंने बोल दिया कि टैक्स रेट वो है गलत है, तो कहेंगे नहीं एआई भी तो रीजन है। अब अगर कोई बोले एआई रीजन है, कहेंगे नहीं नहीं वो करेंसी भी तो रीजन है। तो 5 रीजन है। हमें एज अ गवर्नमेंट, एज अ कंट्री, वो 5 रीजंस पे करना है विदाउट थिंकिंग कि ये अगर सॉल्व हो गया तो सबको ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा क्योंकि 4 और रीजन भी है। लेकिन अपनी तरफ से हर में, जैसे मेरे हिसाब से अब एआई में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाकी कंट्रीज में भी गवर्नमेंट ने थोड़ा कुछ किया है। एआई तो कंपनीज को करना है, उनको पैसे खर्चने, थोड़े बहुत गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन टैक्स पे और करेंसी पे गवर्नमेंट भी फोकस कर सकती है।
और ये दोनों चीजों से प्रॉब्लम जो अगर 100% है तो पता नहीं 70 रह जाए 80 रह जाए, उससे फर्क पड़ेगा। फिर उससे वो दूसरी चीज होगी, कोई और इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि व्यू क्या होता है नॉर्मल मार्केट्स में कि अगर आप इकोनॉमी को ठीक कर दो तो स्टॉक मार्केट ठीक हो जाएगी। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी को अगर मैं इंटरप्रेट करूं, आप स्टॉक मार्केट को ठीक कर दो तो इकोनॉमी भी ठीक हो जाती है, उल्टा भी हो जाता है। बिकॉज अगर आप करेंसी स्टेबल कर दो किसी भी तरीके से, चाहे आप इस गोल्ड को रोको, ये करो, मुझे नहीं पता, जो भी करो, वो करेंसी रोकोगे, एफआई का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। एफआई का थोड़ा प्रेशर कम होगा तो करेंसी % स्ट्रेंथन हो जाएगी। अगर करेंसी % स्ट्रेंथन हो गई तो हम $180 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करते हैं हर साल। ना 5 मिलियन पर डे इंटू करके देख लें बैरल, तो वो उसमें आपका $1 बिलियन बच जाएगा, क्योंकि आपका % करेंसी बच गया। आपका $1 बिलियन बच गया, आपने कुछ और कर दिया। द पॉइंट इज इट इज अ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स बट मेनी स्टेप्स। आधी चीजें आपने करनी है, आधी मार्केट ने करनी है। लेकिन आपको इसका क्या फायदा है, वहां तो 4 और रीजन है, ये नहीं हो सकता। तो मुझे भी नहीं पता कि कौन से रीजन से होगा, बट दीज आर ऑल रीजंस which collectively are creating the problem। और इसका सोल्यूशन ये भी नहीं है कि हम अभी सपोज हम कहें कि अब हम न्यूक्लियर पॉलिसी लगा देंगे टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट। वो चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी चाहिए, और लॉन्ग टर्म तो हर वक्त ही बैकग्राउंड में होते रहना चाहिए। ये है मेरा पॉइंट। हाँ, तो सर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या ये हो सकता है कि डेट का एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दें? क्योंकि साल भर में अगर हम देखेंगे निफ्टी को तो निफ्टी 7% नीचे है, और अगर हम यील्ड्स देखेंगे तो 7% के ऊपर है। दुविधा है इन्वेस्टर के सामने, सर क्या करना चाहिए? अच्छा, इन्वेस्टर नहीं, मैं कहता हूं पहले गवर्नमेंट अगर सपोज फटाफट डेट वालों का टैक्स नॉर्मल कर दे जो बाकी मार्केट्स में होता है, तो डेट से 20-25 बिलियन आ जाएंगे। हमारे इक्विटी वाले अपने आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो एफआई मनी आया, करेंसी 1% स्ट्रेंथन हुई, लोगों को लगता है बॉटम हो गया। अभी क्या है, अलग अलग फैक्टर्स जो है वो सब वीकन हो रहे हैं, लेकिन एक दो को रोका जा सकता है और एक दो अपने आप उससे सॉल्व हो जाएंगे। अब इट्स टू लेट। अब मैं यही तो कह रहा हूं, ये तो क्या कि अगर आपको मार्केट का, आपने सोचा कि आपको हर साल 12% का चेक मिल जाएगा मार्केट में क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड का या स्टॉक मार्केट खरीदने का इनिशिएटिव लिया है, उस चीज के लिए नहीं मिलते हैं ये रिटर्न। ये मिलते हैं ऊपर नीचे घूमने के लिए। अगर आपकी एनर्जी है तो कीजिए, नहीं तो डेट कीजिए। बट जब डेट होगा उसके थोड़े दिनों बाद वो फिर इक्विटी चलेगी, बिकॉज ये हमारी कहानी नहीं है, ये हमारी मार्केट की कहानी नहीं है, ये 5 साल की कहानी नहीं है, ये 200 साल की कहानी है। मेरे पास ये 100 साल का 15 कंट्रीज का डेटा है। आप जो मर्जी पीरियड देख लो, लॉन्गर, जो मर्जी कंट्री देख लो, इक्विटी ने 4-5% मोटा माटी डेट से ज्यादा देने हैं। अब अगर एक पहली बार किस्मत में हो गया, बस हम आज जैसे हमारा ही बंद हो गया इंडिया का तो पता नहीं, बट अभी तक तो हुआ नहीं ऐसे। आप वर्ल्ड वॉर से पहले पैसे डाल दो, आप जापान वो रिसेशन, यूएस रिसेशन के टॉप पे डाल दो 1928 के, आप 99 के एंड में डाल दो, आप 2007 एंड में डाल दो, वो 5-7 साल बाद सब ठीक हो जाता है अगर इतना गंदी टाइमिंग हो। और उसके बाद आपने आज तक कभी पैसे ना डाले हो, सिर्फ उसी दिन डाले थे और उसके बाद कभी नहीं डाले, ये भी कभी नहीं होता। सो इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, उसको ऑन गोइंग लें। ये भागने दौड़ने से कुछ नहीं होगा कि अब मैं डेट में चला जाऊं। अब क्या डेट में जाएंगे, जाओ, अगर नींद नहीं आ रही तो प्लीज जाओ, हम तो नहीं जाते। हाँ समीर सर, जब हम ये देख रहे थे कि ट्रेड को लेकर टेंशन चल रही थी, टैरिफ को लेकर तनाव था, तो ये कहा जा रहा था कि Q3 ऑनवर्ड्स अर्निंग रिकवरी आ जाएगी। अब Q3 क्या, Q4 बीत गया, अभी भी कोई खास सरप्राइजेस आए नहीं, और ये क्रूड का इंपैक्ट भी पूरी तरह से भी आया नहीं है। शायद ये मार्जिन्स को और कॉम्प्रेस करे आगे जाके। तो अर्निंग रिकवरी के लिए सर कितना इंतजार करना पड़ेगा? और एक सवाल और मैं जोड़ता हूं, आप अपने पोर्टफोलियो में भी कितना लॉन्ग कितना शॉर्ट है सर? वो दूसरे फंड का बताता हूं, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअली ना ये क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं, करेक्ट। इस क्वार्टर के रिजल्ट जो खत्म हुए हैं अच्छे रिजल्ट हैं, ऑल्दो उसमें एक महीना बड़ा गंदा था, मार्च का मंथ। लेकिन उसका रीजन यू आर राइट, कह सकते हैं कि वो पुरानी इन्वेंट्री से काम हो रहा था, इसलिए उनकी अभी कॉस्ट नहीं बढ़ी। तो बट एक्चुअली मेरे हिसाब से रिकवरी शुरू हो चुकी थी या हो चुकी है, कह ले जो भी कहे,
लेकिन एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स काफी अच्छे आए। अगर आप मिड कैप में देखो 30% ग्रोथ आई है जी। एंड इवन लार्ज कैप में जिनका गंदा आना था उन्हीं का गंदा आया है, बाकी नंबर्स वो गुड। लेकिन आई एग्री विद यू कि अब वो नई इन्वेंट्री आएगी, नई कॉस्ट आएंगी, नए कमोडिटी प्राइसेस पे आएंगी, एंड अभी ऑयल प्राइस पास थ्रू होगी। तो इसलिए इस क्वार्टर में या नेक्स्ट 5-6 महीने रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होंगे। तो पहले मतलब से फरवरी एंड में हम सोचते थे कि इस साल अर्निंग्स ग्रोथ होगी मार्केट की, कॉर्पोरेट अर्निंग से 15%, 15, 16, 15.5 समथिंग लाइक दैट। अब वो मुझे लगता है 11-12% रह जाएगी। और उसमें भी हर कंपनी का प्रॉफिट 30% कम नहीं हो जाता। वो कई कंपनियां प्रॉफिट से लॉस में बड़ा मैसिव स्विंग करते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज, वो पहले 2 बिलियन प्रॉफिट बना रही होती है, वो 2 बिलियन लॉस बनाते हैं, तो आपके एग्रीगेट नंबर खराब हो जाते हैं। लेकिन अभी भी ये कोई नहीं बना है लॉजिक कि जी आपकी अर्निंग्स ग्रोथ 15% जो पहले सब सोच रहे थे वो 8%, 6% रह जाएगी, ये भी नहीं सोचा हमने। क्योंकि एक तो अभी एक साल का स्ट्रेट वो नहीं गिन रहे। सेकेंड थिंग इज, अगर 5-6 महीने बाद भी अगर ये वॉर रुक जाती है तो स्टॉक मार्केट उस वक्त ये नहीं कहेगी कि हमारा करंट या साल तो बड़ा गंदा है, वो दैट बी कंसिडर्ड कि वो हो गया इवेंट, तो मार्केट बढ़ जाएगी चाहे अर्निंग्स ना बढ़े। तो अब गेम इतना भी ना ले लिटरली, अनलेस यू आर पक्का कि भाई अब ये वॉर भी खत्म नहीं हो रही एंड अर्निंग्स ग्रोथ 6-8% रह जाएंगी जो 15 थी। एक्चुअली मार्च क्वार्टर इतना बुरा नहीं है, अच्छा था बल्कि। जी, एक आखिरी सवाल सर, अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑयल प्राइसेस कहाँ रहती हैं, ऑयल प्राइसेस डिपेंड करती हैं कि ट्रंप आगे क्या करते हैं। सर मान लीजिए आपको मिलने का मौका मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप से कोई मुलाकात हो जाए, तो आप उनको सलाह क्या देंगे? क्योंकि उनके ऊपर आरोप तो ये भी लगते हैं कि वो ट्रेडर जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इंडियन वालों को नहीं दे पाया तो उनको क्या दूंगा। बट द पॉइंट इज कि एक्चुअली ये उन्होंने शो कर दिया है कि ही केयर्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो इसलिए आप देखो वो संडे रात को पॉजिटिव न्यूज आती है, फिर फ्राइडे रात को नेगेटिव आती है, ताकि वो वीकेंड में हो जाए, फिर संडे रात को फिर पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, अब उनके इलेक्शन आने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन, ऑल्दो अब वो आप तो नहीं खड़े होना उन्होंने इस टर्म के बाद, बट जनरली बड़ी प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाएगी अगर वो पार्टी हार जाए, फिर तो दूसरी पार्टी वाले छोड़ेंगे नहीं। सो मैं तो कह रहा हूँ कि वो मेरे हिसाब से अब तो वो लड़ना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज ए सेड, अभी जब ईरान ने कुछ शिप्स पे ड्रोन भेजा, क्या भेजा, वो कहता है जी नहीं, दिस इज बिलो थ्रेशोल्ड लेवल, दिस इज नॉट वॉर। वॉर के बीच में आप कह रहे हो कि दिस इज नॉट वॉर, चलो उसको छोड़ दो इस चीज को। अब वो दोनों साइड तरीका ढूंढ रहे हैं निकलने का, चाहे प्रोबेबिलिटी 50-50 हो, बट ये भी नहीं है कि 90% वॉर होगी एंड 10% नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। ठीक है सर, चलिए उम्मीद करते हैं कि उनको समझ आ जाए। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि अब दोनों साइड लड़ना तो नहीं चाहते हैं, अब कैसे निकले इस वॉर से, अब इसका तरीका दोनों को मिलकर खोजना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला सर, और हमेशा आपसे बातचीत करके मजा आता है। फिर से मुलाकात होगी किसी और टॉपिक्स पर सर। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय दिया।